चलाते आ रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का प्रवेश परीक्षा के लिए सोशल साइंस के टॉप 10 क्वेश्चंस और उसके साथ चर्चा के साथ लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के टॉप क्वेश्चंस को चर्चा करने वाले हैं। साथियों, ये जो है आपका वैसे बच्चे के लिए है जो 11वीं क्लास के एंट्रांस के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसका स्ट्रीम जो है आर्ट्स है। आर्ट्स स्ट्रीम से वो अप्लाई किए हैं और क्लास 11वीं के लिए तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस के साथ साथ क्वेश्चंस का आंसर के साथ साथ आप लोग को क्वेश्चंस का जो विस्तृत जो चर्चा किए हैं उस चर्चा पे भी अक्सर ज़्यादा ध्यान देने की और सुनने की ज़रूरत है। आप लोग इस वीडियो में बढ़िया से अच्छी तरह से देखें ताकि आपका क्वेश्चंस के अलावा और भी तरह तरह के जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे के सारे आपसे बन सके। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सालिक जकी। आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र शब्द किस भाषा से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, लोकतंत्र शब्द जो हम लोग सुने हैं, लोकतंत्र लोगों का जिसमें होता है लोगों के द्वारा किया गया शासन को ही लोकतंत्र कहते हैं, जिसमें लोग वोट देकर के सरकार को चुनता है। वो शब्द किस भाषा से लिया गया है, कौन सा भाषा से लोकतंत्र शब्द लिया गया है। क्या ऑप्शन नंबर ए की ओर देखें तो क्या वो संस्कृत भाषा से लिया गया है, क्या वो ऑप्शन नंबर बी की ओर देखें तो क्या वो हिंदी से लिया गया है, और ऑप्शन नंबर सी की ओर देखें तो क्या वो लैटिन भाषा से लिया गया है, और डी नंबर ऑप्शन देखें तो क्या वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी में ग्रीक है और ऑप्शन नंबर डी में लैटिन है। तो क्या ग्रीक से लिया गया है या लैटिन से या हिंदी से या संस्कृत से। तो दोस्तों, लोकतंत्र शब्द जो हम लोग पढ़े हैं, हम लोग का देश में भी एक लोकतंत्र शब्द है जहाँ पे हम लोग लोकतंत्र ही है, लोकतांत्रिक शासन है जहाँ पे हम लोग वोट देकर के सरकार को चुनते हैं। तो लोकतंत्र शब्द जो लिया गया है यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, लोकतंत्र जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा में लोकतंत्र का अर्थ होता है, ग्रीक भाषा में लोकतंत्र का अधिक होता है अर्थ होता है जनता का शासन, यानी लोगों का शासन। तो इसका सही जवाब होगा लोकतंत्र जो है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, इसलिए इसका सही जवाब 1 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो आज के इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। क्या वो 1942 को पारित हुआ या 1945 को पारित हुआ या 1947 या 1950। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। दोस्तों, बात करें यदि ऑप्शन नंबर ए की तो ऑप्शन नंबर ए पे है 1942। तो दोस्तों 1942 ईस्वी को भारत में एक महान घटना हुआ था जिसको हम लोग कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन का। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी को हुआ था। वही 1945 को बात है तो पूरी दुनिया में 1945 ईस्वी को जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो था, जो 1939 से 1945 को चला था, वो 1945 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्ति हुआ था। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। तो ऑप्शन नंबर सी 1947, ये 1947 के ही टाइम पीरियड ऐसा है जब भारत देश आज़ाद हुआ था, यानी 15 अगस्त 1947 ईस्वी के दिन हमारा देश भारत, प्यारा देश भारत आज़ाद हुआ था। तो इसी दिन इसी वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, 1950। तो 1950 ईस्वी में भारत देश का संविधान लागू हुआ था, भारत एक गणराज्य बना था। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर सही जवाब जो हो जाएगा 1947, यानी ऑप्शन नंबर बी, भारत में स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों, इससे पहले हमने आप यदि अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए सिलेबस कहाँ से क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, इन वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को आप नीचे मिल जाएगा, वो वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आप सबसे पहले सिलेबस समझ ले कि क्या पढ़ना है या क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है ये भी देख ले, क्या पढ़ना है ये भी देख ले। क्योंकि अक्सर बच्चा इसी बात पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये पढ़े या ना पढ़े, एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल में जाना है, वही 2-3 वीडियो से पहले मिल जाएगा आपको ये सिलेबस वाला वीडियो, उसको देख लेना है। अब बात करते हैं आज के इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि महात्मा गांधी 1919 ईस्वी को कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी वही महात्मा गांधी है जिनको महात्मा की उपाधि आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। महात्मा गांधी वही महात्मा गांधी है जिनकी जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी वही महात्मा गांधी है जो देश को आज़ाद दिलाने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया, जिसके वजह से उसे हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, महात्मा गांधी ने 1919 ईस्वी में कौन सा आंदोलन शुरू किया था। क्या वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था या क्या वो असहयोग आंदोलन, यहाँ पे असहमति हो गया, असहयोग आंदोलन था, वही असहमति आंदोलन। क्या वो भारत छोड़ो आंदोलन था, क्या वो चंपारण सत्याग्रह था। तो दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था 1930 ईस्वी
में। और वही असहयोग आंदोलन, इनकी शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था, रोलेट एक्ट के विरुद्ध में 1919 ईस्वी को किया था। जी हाँ दोस्तों, आप लोग रोलेट एक्ट, काला कानून सुने होंगे, जानते हैं। उनके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड, उन्हीं के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1919 को किया था। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन बोले तो इनकी शुरुआत, जैसे हमने पहले ही बताया कि इनकी शुरुआत 1942 ईस्वी को हुआ था। वहीं चंपारण सत्याग्रह, तो ये 1917 ईस्वी को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन सत्याग्रह था। हाँ, ये 1917 ईस्वी को बिहार के चंपारण से शुरू किया गया था। यहीं से महात्मा गांधी एक हीरो के रूप में भारतीय राजनीति में उभर कर सामने आया। तो दोस्तों, इसका सही जवाब कि 1919 में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, तो इसका सही जवाब होगा असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी, 1919 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरुआत किया था। किसके विरुद्ध में? रोलेट एक्ट के विरुद्ध में। आप लोग रोलेट एक्ट क्या है इनको जानते हैं? नहीं जानते हैं तो इनके बारे में हम वीडियोस आगे जो डाल देंगे इनके बारे में कि रोलेट एक्ट क्या है। अब आगे बात करते हैं कि भारत का वित्तीय राजधानी यानी वाणिज्यिक राजधानी कहाँ है? क्या वो मुंबई है, क्या वो कोलकाता है, क्या वो नई दिल्ली है या चेन्नई है? जी हाँ दोस्तों, भारत की वित्तीय राजधानी, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत का वित्तीय राजधानी, वाणिज्यिक राजधानी कहाँ है, फाइनेंशियल कैपिटल कहाँ है? क्या वो मुंबई है, कलकत्ता है, नई दिल्ली है या चेन्नई है? तो भारत, बात करें कि भारत की जो आपका क्या बोलते हैं कि भारत का अगर राजनीतिक राजधानी की बात करें तो दिल्ली हो जाएगा। वहीं वाणिज्यिक राजधानी की बात करें तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी भारत का वाणिज्यिक राजधानी मुंबई, यानी सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। और वही बात करें कलकत्ता, तो कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। 1911 ईस्वी को कलकत्ता ही, 1911 ईस्वी से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता ही था। 1911 ईस्वी को कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली किया गया। बाद में 1931 ईस्वी को नई दिल्ली किया गया। अब बात करते हैं चेन्नई, तो ये मुंबई की राजधानी है और भारत का वही राजधानी अभी नई दिल्ली है। तो वाणिज्यिक राजधानी पूछा जाए तो आपका मुंबई हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 की कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपका अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान बनने में कितना समय लगा था। तो संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ठीक है, संविधान बनने में कितना नींव की खर्च हुई थी? करीब 254 नींव की खर्च हुई थी। नींव मतलब कलम, इतना की जरूरत हुई थी। संविधान कब लागू हुआ था? क्या वो 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950 या 1 जनवरी 1950 या ऑप्शन नंबर डी की ओर देखें तो 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को, इसलिए 5 नंबर का ऑप्शन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या वो यमुना है, क्या वो गंगा है, क्या वो सरस्वती है, क्या वो ब्रह्मपुत्र है? तो क्या इसका सही जवाब होगा? दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी जो है वो आपका गंगा है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी जो आपका गोमुख हिमनद जो है वहाँ से निकलता है, वहाँ से निकल करके ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाता है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और ये बिहार में इसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। बिहार के टोटली ये 12 जिले से गंगा नदी गुजरती है। अब आगे बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। हम लोग अक्सर पढ़ते होंगे भारत का राष्ट्रीय गीत जो है आपका सुजलम सुजलम वंदे मातरम वाला है। तो उनको कौन लिखा है? क्या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखा है या रविंद्रनाथ ठाकुर लिखा है? टाइगर होगा यहाँ पे, ठाकुर नहीं होगा। या फिर आपका सुभाष चंद्र बोस लिखा है या फिर आपका भगत सिंह लिखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। वही रविंद्रनाथ टैगोर आपका भारत का राष्ट्रगान को लिखा है, जो जनगण मन हम लोग पढ़ते हैं उनको रविंद्रनाथ टैगोर लिखा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की कि भारत का पहले राष्ट्रपति कौन थे। क्या भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे या लाल बहादुर शास्त्री या फिर जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो इनका सही जवाब जो भारत का पहला राष्ट्रपति जो हो जाएंगे वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, जो भारत आज़ाद भारत का पहला राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक महान शिक्षाविद थे। इनके बाद बात करें तो ये जो है 1950 ईस्वी से 1962 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति रहे। अब बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये सबसे भारत देश के महान शिक्षाविदों में से एक थे। ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और इनका पैदाइश 5 सितंबर को हुआ था। इसी के पैदाइश पे, इसी के डेट ऑफ बर्थ पे हम लोग हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं। वहीं बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री की, तो लाल बहादुर शास्त्री ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, जो जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री ही का दिया हुआ था। वहीं बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की कि जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। तो इनका सही जवाब, क्योंकि भारत का पहला राष्ट्रपति
पूछ रहा है तो राष्ट्रपति जो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति पूछता है तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाता है। और दूसरा राष्ट्रपति अगर पूछेगा तो वो आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और पहला मुस्लिम राष्ट्रपति अगर पूछेगा तो आपका हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो आज के इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आय स्रोत क्या है। कौन सा आय का स्रोत है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य माना जाता है? क्या वो उद्योग है, क्या वो सेवा क्षेत्र है, क्या वो कृषि है, क्या वो पर्यटन है? तो इनका सही जवाब भारतीय अर्थव्यवस्था के आय का मुख्य स्रोत कृषि हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। सेवा क्षेत्र वहीं देखिए हाल फिलहाल में सेवा क्षेत्र ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन कृषि इसको माना जाता है भारतीय राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान कृषि का है। अब बात करते हैं आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 10 की, जो आखिरी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरह से है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? जी हाँ दोस्तों, हमारे संविधान में कि कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिसमें हमको समानता का अधिकार देता है? अगर बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 19 की, तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 बोलने और अभिव्यक्ति करने की हमें आज़ादी देता है। वही बात करते हैं अनुच्छेद 21 की, तो अनुच्छेद हमको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है, जिंदगी की स्वतंत्रता के बारे में देता है, जानकारी देता है और उनका अधिकार देता है। वही बात करते हैं आर्टिकल 32 की, तो आर्टिकल 32 हमारा न्यायालय में मूल अधिकार के संरक्षण से संबंधित है। वही बात करें आर्टिकल नंबर 14 की, तो आर्टिकल नंबर 14 ही वो आर्टिकल है जो हमारे देश के सभी व्यक्ति को समानता का अधिकार देता है। तो इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारे देश में किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी आर्टिकल नंबर 14 में हमारे देश के आर्टिकल नंबर 14 में हमें समानता का अधिकार दिया गया है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चंस, फिर कल आएंगे नए क्वेश्चंस को लेकर के नई ऊर्जा के साथ। आज के वीडियो में बस इतना ही, दीजिए हमको विदा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।